बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे लेक्चर 4 है हमारे पास प्रोनाउंस का, और मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं 99.9% मैं पहले भी कह चुका कि अगर आपके एमडी कैट में प्रोनाउन का क्वेश्चन आता है तो बिलीव मी, यकीन रखें मुझ पर कि आपको या तो पर्सनल प्रोनाउन में से क्वेश्चन आएगा या आपको क्वेश्चन आएगा रिलेटिव प्रोनाउन में से। अगर पेपर बनाने वाले ने अच्छा पेपर बनाना हुआ, स्टैंडर्डाइज्ड पेपर बनाना हुआ, मतलब कि वाकई उसका इरादा होगा कि वो बच्चे को वाकई ग्रामेटिकली जज करना चाहता है, बोंगी मारना चाहता है, तो उसके पास बड़ी ऑप्शन है। रिफ्लेक्सिव की है, एम्फेटिक की है, इंट्रोगेटिव की है, डेमोन्स्ट्रेटिव की है, डिस्ट्रीब्यूटिव रेसिप्रोकल की है। लेकिन अगर वो वाकई चाहता है कि वो पेपर बनाने वाला वाकई चाहता है कि बच्चों को अच्छे तरीके से ग्रामेटिकली जज करे प्रोनाउन में से, तो आप बिलीव में यकीन रखिएगा या तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन बनेगा या पर्सनल प्रोनाउन का क्वेश्चन बनेगा। तो इस वजह से ये जो लेक्चर है हमारा, ये टोटली लेक्चर हमारा रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही टेक्निकल है। शुरू से लेके एंड तक आपने हर बात को अच्छे तरीके से समझना है, नोट करना है और इसको ज़हन में बिठा लेना, खून में रचा बसा लेना, अपनी हड्डियों में रचा बसा लेना है। देखें रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, ये समझने के लिए आपको पहले ये एग्जांपल्स को देखना होगा। एग्जांपल, अच्छा, और यहाँ पर एक और बात है, मैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में इतना मतलब श्योरिटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि ये 99.99% इसी में से क्वेश्चन बनेगा अगर प्रोनाउन में से बना। उसकी रीजन ये है कि आप रिलेटिव प्रोनाउन को समझ नहीं सकते जब तक आप पर्सनल प्रोनाउन को ना समझ चुके हो, जब तक आप इंट्रोगेटिव को ना समझ चुके हो, जब तक आप डेमोन्स्ट्रेटिव को ना समझ चुके हो, जब तक आप इंडेफिनेट को ना समझ चुके हो। यानी कि रिलेटिव को समझने के लिए आपको इन चार काइंड्स को पहले से अच्छे से समझ आती हो, आपको समझ चुके हो, तो फिर ही आप रिलेटिव प्रोनाउन को समझ सकते हैं। उसकी रीजन क्या है ये मैं आपको लेक्चर के दौरान बताता रहूंगा कि क्यों ये जरूरी है, क्यों ये जरूरी था, क्यों ये जरूरी था। तो एग्जांपल्स पे चलते हैं। देखें फर्स्ट एग्जांपल आपके पास लिखी हुई है, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई कजन। अब देखें सेंटेंस है, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई कजन, लड़का जिसने रेस जीती है वो मेरा कजन है। अब मुझे बड़े अच्छे बच्चों की तरह पहले बताइएगा कि आज तक आपने हु को जो पढ़ा है वो एक ट्रांसलेशन के लिए पढ़ा है, और आपने हु को पढ़ा है किस ट्रांसलेशन के लिए? आपने हु को हमेशा क्या ट्रांसलेट किया है? आपने हु को हमेशा ट्रांसलेट किया है कौन। आपने हमेशा हु को क्या ट्रांसलेट किया है? कौन का मतलब हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में आप जो देख रहे होंगे, इस सेंटेंस में जो हु की ट्रांसलेशन है, इस सेंटेंस में हु की ट्रांसलेशन कौन नहीं है, हु की ट्रांसलेशन है जो, या हु की ट्रांसलेशन है वो। देखिए अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं द बॉय हु वॉन द रेस, तो हम क्या कर रहे हैं? हम बॉय को पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम कौन करके क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बल्कि हम बोल रहे हैं जो या ये या वो। हम कहेंगे लड़का वो जिसने रेस जीती थी वो मेरा भाई है, मेरा कजन है, या लड़का जिसने रेस जीती वो मेरा भाई है। तो जिस तरह भी आप बोलेंगे इसकी ट्रांसलेशन कौन नहीं है। इसकी इसी तरह आप सेकंड वर्ड देख रहे होंगे हुज, और आप हुज के वर्ड को आज तक ये पढ़कर आए हैं कि हुज का मतलब क्या होता है? हुज का मतलब क्या होता है? किसका। ऐसे ही होता है ना आपके पास, ठीक है। जब भी आप हुज का वर्ड पढ़ते हैं, ये पेन थोड़ा तंग कर रहा है, हुज का वर्ड क्या होता है? किसका, ठीक है। जब आपने पोजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछना हो ना, जब आपने किसी चीज की पोजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो डेफिनेटली आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हुज, ठीक है। लेकिन अब यहां पर सेंटेंस देखिएगा, द गर्ल हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, वो लड़की जिसका भाई डॉक्टर है। हम बात तो लड़की की कर रहे हैं, लेकिन हम किस पे पोजेशन बता रहे हैं? लड़की की ब्रदर पर पोजेशन बता रहे हैं। यहां पर इसकी ट्रांसलेशन किसका नहीं है, यहां पर इसकी ट्रांसलेशन क्या है? जिसका, ठीक है। इसके बाद द बॉय विच, और विच का वर्ड आप पढ़कर आते हैं, विच का मतलब क्या होता है? कौन सी, ठीक है, या कौन सा। इसकी ट्रांसलेशन आप क्या बोलते हैं? कौन सी या कौन सा। इसी तरह अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे, द बुक विच आई बॉट, किताब जो मैंने, ये मैंने, ठीक है, वो मैंने या जो मैंने खरीदी है।
ठीक है, मैंने खरीदी कल, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन विच की हम बुक को पॉइंट आउट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि कौन सा या कौन सी, हम बात करें किताब जो मैंने खरीदी थी। इसी तरह आप डैट की ट्रांसलेशन करके आते हैं, आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा, डैट की ट्रांसलेशन होती है वो। ऐसी होता है ना हमारे पास, जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो हम इसकी ट्रांसलेशन क्या कर रहे होते हैं, हम इसकी ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं वो। अब इसी तरह आई सा द डॉग डैट बाग, और यहां पर भी इसकी ट्रांसलेशन हमारे पास क्या है, वो। इसी तरह दिस इज द हाउस वेयर, वेयर का मतलब हमारे पास कहां पर क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वेयर की ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होती है, कहां। लेकिन यहां पर सेंटेंस देखिएगा, दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, यहां पर वेयर की ट्रांसलेशन कहां नहीं है, यहां पर वेयर की ट्रांसलेशन क्या है हमारे पास, जहां। ठीक है, इसी तरह आई रिमेंबर द डे, अब व्हेन के वर्ड को आप समझते हैं कि व्हेन के वर्ड को आप हमेशा से क्या ट्रांसलेट करते आए हैं, कब, लेकिन यहां पर इसकी ट्रांसलेशन क्या है, जब या तब। ठीक है, यहां पर इसकी ट्रांसलेशन कब नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। इसी तरह वाई के वर्ड को आप पढ़ कर आए हैं कि वाई का मतलब क्या है, क्यों। ठीक है, लेकिन दैट इज द रीजन व्हाई आई कॉल्ड यू, यहां पर इसकी ट्रांसलेशन क्यों नहीं है, यहां पर इसकी ट्रांसलेशन है इसलिए, मैंने इस वजह से, मैंने इसलिए आपको कॉल की। शी गेव मी व्हाट आई नीडेड, व्हाट का मतलब वैसे हम क्या पढ़ते हैं आज तक, क्या, लेकिन यहां पर व्हाट का मतलब क्या नहीं है, यहां पर व्हाट का मतलब है जो। शी गेव मी व्हाट आई नीडेड, जो मुझे चाहिए था वो उसने मुझे प्रोवाइड किया। उसके बाद दिस इज हाउ, अब हाउ की ट्रांसलेशन हम क्या पढ़ते आए हैं शुरू से, कैसे। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिएगा, दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट ईद इन आवर विलेज, हम अपने गांव में ईद इस तरह मनाते हैं। यहां पर इसकी ट्रांसलेशन कैसे नहीं है, यहां पर इसकी ट्रांसलेशन क्या है, ऐसे। अब जरा इन वर्ड्स को गौर से देखिएगा, ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो आप इंट्रोगेटिव में पढ़ कर आते हैं। WH फैमिली, 8 वर्ड्स आप देखेंगे, who, whose, which, where, when, why, what और how, और हम इनकी ट्रांसलेशन जिंदगी में हमेशा से क्या करते रहे हैं, कौन है, किसका है, कौन सी या कौन सा, कहाँ है, कब है, क्यों है, क्या है और कैसे है। अब देखिए यही वर्ड जब सेंटेंस में, अब गौर से सुनिएगा, यही वर्ड्स जब सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने की बजाय क्या करने के लिए यूज हो, पॉइंट आउट करने के लिए यूज हो। देखें, वैसे पॉइंट आउट करने के लिए क्या यूज होते हैं, वैसे पॉइंट आउट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव यूज होते हैं। हमने 4 वर्ड्स पढ़े थे, कौन कौन से वर्ड थे हमारे पास, हमारे पास दीज का वर्ड था, हमारे पास दोज का वर्ड था, हमारे पास डैट का वर्ड था, और हमारे पास वर्ड था दिस का। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में फर्क सिर्फ ये होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव अपने से बाद में आने वाले को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस इज अ बुक, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें दिस पॉइंट आउट कर रहा है और दिस किसको पॉइंट आउट कर रहा है, बुक को। अब बुक टेक्निकली सेंटेंस में कहां पर आया है, दिस के बाद आया है, लेकिन यहां पर आप जितने भी वर्ड्स देख रहे होंगे ना, आप वेयर देख रहे हैं, हाउस उससे पहले आ गया, आप डे देख रहे हैं, व्हेन से पहले आ गया, आप रीजन देख रहे हैं, वाई से पहले आ गया, जब आपने हु देखा बॉय उससे पहले आ गया, हुज देखा गर्ल उससे पहले आ गई। यहां पर ये जितने नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो सेंटेंस में उससे पहले लिखी हुई है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का काम भी पॉइंट आउट करना होता है, रिलेटिव का काम भी पॉइंट आउट करना होता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव अपने से बाद वाले को पॉइंट आउट करते हैं और रिलेटिव अपने से पहले वाले को पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, और ट्रांसलेशन के हवाले से इनकी ट्रांसलेशन क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं होती, पॉइंट आउट करने के लिए होती है। यहां पर हु की ट्रांसलेशन कौन की बजाय क्या होगी, जो। यहां पर हुज की ट्रांसलेशन होगी जिसका, यहां पर विच की ट्रांसलेशन होगी ये वो, यहां पर वेयर की ट्रांसलेशन होगी कहां, जहां, यहां पर व्हेन की ट्रांसलेशन होगी जब या तब, यहां पर वाई की ट्रांसलेशन होगी इसलिए, यहां पर व्हाट की ट्रांसलेशन होगी जो, और यहां पर हाउ की ट्रांसलेशन क्या होगी, कैसे नहीं होगी बल्कि क्या होगी, ऐसे होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन
वो WH वर्ड्स हैं जब WH वर्ड्स को सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं किया जाता, बल्कि नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम इनको क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और इनकी ट्रांसलेशन क्या होती है और इनको सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हैं, ये हम आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। अब देखें, अब हम क्या करेंगे कि हम पेपर के हवाले से, MD कैट के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है उनको हम थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। जैसे देखें, नंबर 1 याद रखिएगा इनमें, नंबर 1, अगर हम किसी प्लेस को पॉइंट आउट कर रहे हो, अगर हम किसी जगह को पॉइंट आउट कर रहे हो, तो हम उसके लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? वेयर का रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह अगर हम किसी जगह के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो हम वेयर का वर्ड यूज करेंगे, वहां पर इसकी ट्रांसलेशन होगी कहां, लेकिन यहां पर इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? जहां। जैसे एग्जांपल्स में देखिएगा, I visited the village where my father grew up. मैंने उस गांव का विजिट किया जहां पर मेरे वालिद साहब बड़े हुए हैं, उनकी परवरिश हुई है, उनकी देखभाल हुई है। अब यहां पर वेयर की ट्रांसलेशन आप समझ रहे हैं कि यहां पर वेयर की ट्रांसलेशन कहां नहीं है, यहां पर वेयर की ट्रांसलेशन क्या है? जहां। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिएगा, द होटल वेयर वी स्टेड, और यहां पे वेयर का वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? होटल के लिए। और अगेन आप देख रहे हैं कि यहां पर इस सेंटेंस में वेयर की ट्रांसलेशन क्या बनेगी कि होटल जहां हम रुके थे वो बड़ा ही कंफर्टेबल था, आरामदेह था, लग्जूरियस था। तो अगर आप किसी प्लेस को पॉइंट आउट कर रहे होंगे तो प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए आपने क्या यूज करना है? वेयर। इसी तरह अगर आप कभी टाइम को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो टाइम के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हेन। तो इसी तरह हम टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए भी कौन सा वर्ड यूज करेंगे? व्हेन का वर्ड यूज करेंगे। जैसे देखें, मैं बोलता हूं, डू यू रिमेंबर द मोमेंट व्हेन ही अराइव्ड, क्या तुम्हें वो वक्त याद है जब वो आया? तो यहां पर व्हेन की ट्रांसलेशन कब नहीं है, यहां पर क्या व्हेन की ट्रांसलेशन क्या है? जब या तब। तुम्हें तब का वक्त याद है, तुम्हें जब का वक्त याद है जब वो आया। इसी तरह डेट वाज द ईयर, अब ईयर का मतलब क्या? हम किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? टाइम को। टाइम को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटे? हम वर्ड यूज करेंगे व्हेन का। तो टाइम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? व्हेन। और प्लेस के लिए हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे? वेयर। यहां पर वेयर की ट्रांसलेशन हमारे पास बेटे क्या होगी? जहां। और यहां पर हमारे पास व्हेन की ट्रांसलेशन क्या होगी? कब। ये याद रखिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है वो हमारे लिए सबसे जरूरी है। तीसरे नंबर पे अगर हमने किसी पर्सन को पॉइंट आउट करना हो तो फिर हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ये रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे ज्यादा जरूरी बात है। अब देखें, जब भी आप किसी पर्सन को पॉइंट आउट करेंगे ना तो आपने याद रखना है, हम किसी भी पर्सन को सेंटेंस में 3 तरह से ट्रीट कर सकते हैं। या तो हम उसे सेंटेंस में ट्रीट करेंगे एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, हम ये बात पहले भी कर आए हैं। इसी तरह अगर हम सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहे तो हम उनको ट्रीट करेंगे सेंटेंस में किसके तौर पर? ऑब्जेक्ट के तौर पर। और अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं कर रहे तो हम ये ट्रीट करेंगे किसके तौर पर? पोजेशन शो करने के लिए, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अगर आप सेंटेंस में किसी भी प्रोनाउन को, अब मैं अगर आपको थोड़ा सा आपको प्रोनाउन के हवाले से नाउन के पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से रेफरेंस दूंगा ना, फिर आप फौरन समझ जाएंगे। देखिए, फर्ज करिए अगर हमने असलम को नाउन सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करना है तो हम असलम के लिए सेंटेंस में कौन सा वर्ड लिखेंगे? ही का। और अगर हमने सेंटेंस में असलम को ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करना है तो हम कौन सा वर्ड लिखेंगे? हिम का। और अगर हमने सेंटेंस में असलम की पोजेशन बतानी है तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हिज का। अब ये 3 वर्ड्स आप अच्छे से समझते हैं। सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? ही। ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? हिम। और पोजेशन के लिए क्या आएगा? हिज आएगा। इसी तरह यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन में अगर हमने किसी नाउन को सब्जेक्ट के तौर पर, नाउन कौन सा होना चाहिए? सिर्फ पर्सन। पर्सन का मतलब है यहां पर हम टाइम प्लेस की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग की। जब हम किसी ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट कर रहे होंगे तो अगर हम उस ह्यूमन बीइंग को सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं तो आपने याद रखना है, आपने उसके लिए बेटे कौन सा वर्ड लिखना है? हु का।
अगर आप उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं तो आपने याद रखना है, आपने उनके लिए कौन सा वर्ड लिखना है, होम का। और अगर आप पोजेशन बताने के लिए लिख रहे हैं तो आपने याद रखना है, आपने उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, हुज का। अब पहली बात यह है कि हम पॉइंट आउट कर रहे होंगे ह्यूमन बीइंग को, और दूसरी बात यह है कि अगर आप ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पोजेशन है। सब्जेक्ट है तो क्या आएगा हु, ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा होम, और पोजेशन है तो क्या आएगा हुज। अब जैसे 3 एग्जांपल्स को देखिएगा। शी इज द गर्ल हु कॉल्ड मी येस्टरडे, ये वो लड़की है जिसने मुझे कल कॉल की। अब यहां पर हु आप देख रहे हैं कि हम पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं, गर्ल को कर रहे हैं, लेकिन उसने किया क्या है कि एक्शन उसने किया है। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस में हम उसको किसके तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, डूअर ऑफ एक्शन के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर। इसलिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, हु का वर्ड यूज किया। इसी तरह दोज हु स्टडी हार्ड, वो जो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, यहां पर भी हमने इनको किसके तौर पर ट्रीट किया है, डूअर ऑफ एक्शन के तौर पर ट्रीट किया, तो हमने हु लिख दिया। द प्लेयर्स हु प्रैक्टिस डेली, वो प्लेयर जो डेली प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आउट तो प्लेयर्स को किया जा रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे हम सेंटेंस में उनको किसके तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, सेंटेंस में हम उनको ट्रीट कर रहे हैं बेटे सब्जेक्ट के तौर पे। तो जब भी आप सेंटेंस में ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट करेंगे और उसको सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो आपने इसको क्या ट्रीट, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, हु का। ऑब्जेक्ट के लिए जैसे शी इज द वुमेन whom I called, अब उसने मुझे कॉल नहीं की, मैंने उसको कॉल की। तो जब मैंने उसको कॉल की तो मैं उसको सेंटेंस में किसके तौर पर ट्रीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट के तौर पर। इसी तरह द मैन whom they arrested, आदमी जिसको उन्होंने अरेस्ट किया है, उन्होंने अरेस्ट किया है किसको, आदमी को। तो आदमी क्या हुआ है, आदमी अरेस्ट हुआ है, तो इसका मतलब आदमी किसके तौर पर ट्रीट होगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट होगा। इसी तरह द गर्ल whom we selected, लड़की जिसको हमने सिलेक्ट किया वो टीम को लीड करेगी। यहां पर लड़की ने किसी को सिलेक्ट नहीं किया बल्कि लड़की को सिलेक्ट किया गया। तो इसका मतलब हमारे पास हम लड़की को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, हम लड़की को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे बेटे, हमारी ये जो पावर पॉइंट है ये हमें थोड़ा आज तंग कर रहा है, शायद पेन तंग कर रहा है या पावर पॉइंट तंग कर रहा है, बहरहाल शरारतें कर रहे हैं यार ये दोनों हमारे साथ। बहरहाल हम अपना टेम्पो कायम रखेंगे। द गर्ल whom we selected will lead the girl, यहाँ पर गर्ल को सिलेक्ट किया गया तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो ये याद रखिएगा, जब आप किसी ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट कर रहे होंगे और आप उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे होंगे तो आपने उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, आपने उसके लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, whom का रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। इसी तरह अगर आपने पोजेशन बतानी है, आप पोजेशन बतानी है तो क्या होगा, जैसे देखिए दिस इज द स्टूडेंट whose रिजल्ट। अब हम स्टूडेंट्स को तो पॉइंट आउट कर रहे हैं लेकिन स्टूडेंट का रिजल्ट बता रहे हैं, whose roof collapsed। अब हम हाउस को तो लिख रहे हैं लेकिन हम हाउस की रूफ बता रहे हैं। हम आदमी के बारे में तो लिख रहे हैं लेकिन हम आदमी के बेटे की बात कर रहे हैं। यहां पर तीनों सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं, पोजेशन शो कर रहे हैं, हम पोजेशन बता रहे हैं। और जब हम पोजेशन बताएंगे तो हमने कौन सा वर्ड यूज करना है, whose का वर्ड यूज करना है। तो आप याद रखिएगा, प्लेस के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज करना है, वेयर। टाइम के लिए हमने क्या यूज करना है, व्हेन। और अगर ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट किया जा रहा है तो ह्यूमन बीइंग के लिए या तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट के तौर पर हु लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर whom लिखेंगे, और पोजेशन के लिए क्या लिखेंगे, whose लिखेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम ही लिखते हैं, हिम लिखते हैं या क्या लिखते हैं, his लिखते हैं। तो ये था हमारे पास तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तीसरी चीज ह्यूमन बीइंग जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे है हमारे पास अदर देन ह्यूमन बीइंग। अदर देन ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अदर देन ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, जो नॉन लिविंग थिंग है, जो ऑब्जेक्ट है, चेयर है, विंडो है, कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, अगर हम उस चीज के बारे में बात करेंगे
तो आपने याद रखना है, आप दो टर्म्स उसके लिए, दो रिलेटिव प्रोनाउन उसके लिए यूज कर सकते हैं। या तो आप डेट यूज करेंगे या बेटे आप क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे। जैसे अगर हम बुक की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए हु होम का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, डेट और विच यूज करेंगे। हाँ, पोजेशन अगर आपने बतानी है तो पोजेशन लाजमी तौर पर, चाहे आप ऑब्जेक्ट की पोजेशन भी बता रहे होंगे ना, तो पोजेशन के लिए आपके पास एक ही वर्ड है और वो कौन सा है, हुज। वो ह्यूमन बीइंग के लिए भी हुज यूज होगा और अदर देन ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हुज ही यूज होगा। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट के लिए लिखना है तो आपने ह्यूमन बीइंग के लिए हु होम लिखना है और अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए क्या लिखना है, डेट और विच। अच्छा, अब यहां पर बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं और बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों की तरफ से कि सर डेट और विच कब आएगा, डेट कब आएगा, विच कब आएगा। तो क्या किया जाता है, बड़ी ही ग्रामर की दलदल में बच्चे को धकेल दिया जाता है कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए डेट आएगा, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए ये आएगा, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए ये आएगा, ऐसा करना है वैसा करना है। मैं आपको आसान तरीन फार्मूला बता देता हूं, आसान तरीन फार्मूला जो आपके लेवल तक के एग्जाम्स के लिए काफी है। याद रखिएगा, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि कोई भी अदर देन ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हमने उनके लिए क्या यूज करना है, डेट यूज करना है या विच यूज करना है। नंबर 2 आपने याद रखना है, अगर कॉमा दिया गया होगा इनसे पहले या प्रेपोजिशन कोई लिखी हुई होगी तो फिर आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, विच, और अदर देन कॉमा और प्रेपोजिशन आपने क्या यूज करना है, डेट यूज करना है। जैसे देखिएगा हमारे पास एग्जांपल, द बुक डेट। अब बुक को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली डेट आएगा या विच आएगा, और आप देख रहे हैं कॉमा नहीं है, प्रेपोजिशन नहीं है, तो हम डेट लिखेंगे। इसी तरह नंबर 2 पे देखिएगा, द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पे डेट लिखा गया है, लेकिन मैं नहीं समझता, ये गलत एग्जांपल लिख दी गई, इसको छोड़ दीजिएगा। डैड स्टडीड नहीं आएगा, यहाँ पे हु स्टडीड आना चाहिए, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आइएगा, द बुक विच आई बोरोड। अब आप बुक के लिए देख रहे हैं, पहले हमने बुक के लिए डेट का वर्ड यूज किया, लेकिन यहाँ पे बुक के लिए क्या वर्ड यूज कर दिया, विच का। फर्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है, ये कॉमा का डिफरेंस है, याद रखिएगा। ठीक है, जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कॉमा आ जाएगा ना, तो कॉमा के लिए आपने क्या यूज करना है बेटे, कॉमा के लिए आपने विच यूज करना है, कॉमा के लिए डेट यूज नहीं करना। इसी तरह इसके बाद वाली एग्जांपल देखिएगा, द एमडीकैट एग्जाम। हम एमडीकैट एग्जाम को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली या तो डेट आएगा या विच आएगा। कॉमा लिखा हुआ है तो डेफिनेटली हमने क्या यूज करना है, विच यूज करना है, हमने डेट किसी सूरत भी कॉमा के साथ यूज नहीं करना। इसी तरह आप लास्ट एग्जांपल देखिएगा, दिस इज द लेक्चर। हम लेक्चर को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने या तो डेट लिखना है या विच लिखना है। और आप यहां पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन लिखा हुआ है, अबाउट। तो आप कभी भी अबाउट डेट स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, अबाउट विच स्टूडेंट्स वर आस्किंग। आप याद रखिएगा, जहां पर भी प्रेपोजिशन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो वहां पर आपने क्या यूज करना है, आपने विच यूज करना है। जैसे आप कभी नहीं पढ़ेंगे, आप हमेशा आपने क्या पढ़ा होगा, बाय विच, ऑफ विच, इन विच, एट विच, फ्रॉम विच, अबाउट विच, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। तो जहां कहीं पर भी प्रेपोजिशन या कॉमा आएगा तो वहां पर उसको आपने क्या लिखना है बेटे, विच लिखना है। ये 4 पॉइंट्स, 4 चीजें आपने अच्छे तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन के लिए याद रखनी है। WH वर्ड्स सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज होते हैं और पॉइंट आउट करने के लिए भी यूज होते हैं। जब WH वर्ड्स सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होंगे तो हम उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, और जब वो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होंगे तो देन हम उन्हें बेटे क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। और इन रिलेटिव प्रोनाउन में आपने 4 रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छे तरीके से याद रखना है। उनमें पहला आपके पास कौन सा है, पहला है आपके पास, जब भी आप किसी प्लेस को पॉइंट आउट करेंगे तो आपने वेयर लिखना है, जब भी टाइम को पॉइंट आउट करेंगे तो व्हेन लिखना है, जब भी किसी ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट करना होगा और उसको सब्जेक्ट बताना होगा तो क्या लिखेंगे, हु, ऑब्जेक्ट बताना होगा तो होम, और पोजेशन के लिए क्या लिखना है, हुज। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम ही लिखते हैं, हिम लिखते हैं और क्या लिखते हैं, हिज लिखते हैं। और अगर आपने अदर देन ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट्स बताना है, किसी को ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना है,
तो आपने या तो डेट लिखना है या आपने क्या लिखना है, विच लिखना है, और आपको ग्रामेटिकल कम्प्लेक्सिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कॉमा दिया गया होगा या प्रेपोजिशन होगा तो फिर आपने क्या लिखना है बेटे, विच, और अगर कॉमा और प्रेपोजिशन नहीं है तो फिर आपने बेटे क्या लिखना है, डेट लिखना है। ये पूरी बात है, मुकम्मल बात है रिलेटिव प्रोनाउन। और मैं अपनी बात दोबारा आपको दोहरा देता हूं, 99.9% अगर प्रोनाउन में से क्वेश्चन बना तो रिलेटिव प्रोनाउन में से बनेगा या पर्सनल प्रोनाउन में से बनेगा। इस सारी बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पल्ले बांध लीजिएगा। अगर कोई बात किसी तरह से भी समझ में नहीं आई होगी तो बेटे मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं अव्वल तो कि मैं जितना चीज़ों को हो सके डिटेल में बता दूं ताकि आपको कोई चीज़ रह ना जाए और पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। और साथ में आपको ये भी बता देता हूं, मैं बार बार बोलता रहता हूं कि मेरे लेक्चर थोड़े डिटेल में होते हैं और मैंने थोड़ा आराम से बोलना होता है बच्चों को समझाने के लिए। लेकिन आप इस बात पर अपने आप को फोर्स ना किया करें कि आप पूरा लेक्चर स्पीड 1 करके देखें। यूट्यूब का एक बड़ा ही अच्छा फीचर है, आप सब इसको समझते हैं, जानते हैं कि आप इसकी स्पीड बढ़ाएं, 1.5 करें, 1.5x करें, 2x करें, 1.75x करें। आपकी जो स्पीड आपको अच्छे तरीके से समझ में आती है आप उस स्पीड पे करके इसको लेक्चर को जल्दी से देख लिया करें ताकि वक्त भी बचता रहे। बाकी सब्जेक्ट्स पे भी काम करना है, दिन थोड़े रहते जा रहे हैं, काम बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी मजबूरी है कि मैंने चीज़ों को चूंकि आराम सुकून से बताना होता है। बहुत सारे बच्चे इस तरह के होते हैं जिन्होंने बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पढ़ी हुई होती, तो उनको खास तौर पर मुझे ज़हन में रखते हुए चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में मैं जाके कोशिश करता हूँ कि जितना डिटेल में हो सके आपको बता दूं ताकि कोई चीज़ रह ना जाए और आप कंफ्यूज ना रहे, आपको पूछने का कोई मौका ही ना रहे, आपका कोई ऐसी बात रह ही ना जाए जिसके बारे में आप क्वेश्चन आपने पूछना हो। तो फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती, कोई बात पल्ले नहीं पड़ती, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। नंबर आपकी स्क्रीन पर हमेशा से रहता ही है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते भी हैं और मैं उन सारे बच्चों का बड़ा शुक्रिया अदा करता रहूंगा कि जो लेक्चर जिनको मेरे अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, वो मुझे मैसेज करते रहते हैं, यूट्यूब पर भी कमेंट करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते रहते हैं। और बिलीव मी, आपके ये जो मैसेज होते हैं, आपके ये जो कमेंट्स होते हैं ना, ये मुझे बड़ा ही इनकरेज करते हैं और मोटिवेट करते हैं दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। तो खुश रहें, आबाद रहें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। इसी तरह कामयाब होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और यकीन रखें, ईमान रखें कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।